नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज लेकर आया हूं मैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के फुल एमसीक्यू, जो आपके लिए लैब असिस्टेंट, स्कूल लेक्चरर, केबीएस, एनबीएस जैसी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। के सर ज्योग्राफी जीरो से रैंक तक। तो लीजिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन और ये है, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? रिटर, रेडजेल, हम्बोल्ट, कार्ल साबर। देखिए, ये एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी तैयारी में ये क्वेश्चंस एक बहुत आधार का काम करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। और आगामी परीक्षाएं और एनसीईआरटी जो भी आप अध्ययन करते हो, उसके लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो भरोसा रखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज कराने वाले हैं। तो लीजिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? रिटर, रेडजेल, हम्बोल्ट, कार्ल साबर। रिटर, रेडजेल, हम्बोल्ट या कार्ल साबर। मानव भूगोल का जनक रेडजेल। मानव भूगोल का ऑप्शन बी इज द करेक्ट, रेडजेल। मानव भूगोल का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण से, मानव गतिविधियों से, जलवायु से, स्थल रूप से। मानव भूगोल का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से नहीं है, मानव गतिविधियों से। मानव भूगोल के अंदर मानव की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है उन सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नियतिवाद का संबंध है, देखिए मानव भूगोल के अंदर हम मानव और प्रकृति दो तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानव और प्रकृति, इन दो तत्वों का अध्ययन हम करते हैं। और नियतिवाद में हम प्रकृति प्रकृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो नियतिवाद या निश्चयवाद में हम प्रकृति को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रकृति के प्रभुत्व से। जबकि मानव को जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है तो उसे बोला जाता है संभववाद। संभववाद, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संभववाद का संबंध है तो मानव के प्रभुत्व से। मानव के प्रभुत्व से नियतिवाद में प्रकृति सर्वश्रेष्ठ होती है और संभववाद में मानव सर्वश्रेष्ठ होता है। तो नियतिवाद का संबंध प्रकृति के प्रभुत्व से, ऑप्शन ए। संभववाद का समर्थक किसे है? संभववाद का समर्थक कौन है? रेडजेल, ब्लास, न्यूटन या डार्विन। देखिए, संभववाद यहाँ पर आया है। संभववाद में मानव सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन हुआ? मानव सर्वश्रेष्ठ हो गया। मानव सर्वश्रेष्ठ हो गया, ठीक है, मानव सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो संभववाद का समर्थक बिलास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, संभववाद का समर्थक बिलास। क्वेश्चन नंबर 5, नवनियतिवाद का विचार है, संतुलन प्रकृति और मनुष्य के मध्य में, केवल प्रकृति, केवल मनुष्य या डी ऑप्शन उद्योग। तो देखिए, नवनियतिवाद मैंने आपको बताया मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति। अब देखिए, जब मानव को इंपॉर्टेंस दी तो बना संभववाद, और प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना तो कहलाया नियतिवाद। अब इन दोनों को मिलाकर जो कंसेप्ट निकल कर आया उसे कहा नवनियतिवाद। तो इसके अंदर ना मानव श्रेष्ठ है ना प्रकृति श्रेष्ठ है, दोनों ही संतुलित है। दोनों ही संतुलित हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर, रेडजेल, ब्लास या हम्बोल्ट। नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं टेलर। नवनियतिवाद के समर्थक टेलर, ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने नवनियतिवाद को स्टॉप एंड गो भी कहा। क्या कहा? स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। हिंदी में रुको और जाओ, रुको और जाओ भी कहा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। या क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉप एंड गो किसे कहते हैं? तो रुको नवनियतिवाद को। रुको और जाओ किसे कहते हैं? तो नवनियतिवाद को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद का नया नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नवनियतिवाद का दूसरा नाम क्या है? देखिए, अभी अभी मैंने बताया था नवनियतिवाद का दूसरा नाम क्या है, और ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? रेडजेल, ब्लास, हम्बोल्ट या टेलर। तो देखिए, धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, और संश्लेषित अध्ययन की बात करता है रेडजेल। कौन करता है? रेडजेल। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए आपकी कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अंतर्गत 3 विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें रेडजेल, ब्लास और सैंपल, इन तीनों की परिभाषाएं दी गई हैं और एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिभाषा लिख देंगे और यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो मानव और प्रकृति के मध्य जब संश्लेषित अध्ययनों की बात करता है तो वो कौन करता है? रेडजेल। कौन करता है? रेडजेल। तो आंसर हो जाएगा रेडजेल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यह परिभाषा दी गई। रेडजेल, ब्लास, डार्विन, रिटर। ये देखिए ये दूसरी परिभाषा है जो आपकी किताब में डायरेक्टली दी गई है और इसका आंसर हो जाएगा ब्लास। ब्लास, बिडाल, डीला, ब्लास। क्या हो जाएगा? बिडाल, डीला, डीला, ब्लास। बिडाल, डीला, ब्लास। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ब्लास के द्वारा दी गई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए नवनियतिवाद प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलित संबंधों का सिद्धांत है। इसे किसने प्रतिपादित किया? तो मैंने बताया नवनियतिवाद, अभी क्वेश्चन भी आया था, नवनियतिवाद किसने दिया? नवनियतिवाद किसने दिया? इसे स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ भी कहा जाता है। तो इसे देने वाले व्यक्ति का नाम है जी टेलर। किसने कहा? जी टेलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए यहाँ पर अस्थिर मानव, मानव क्या है? अस्थिर है ना। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा दी गई है सैंपल के द्वारा, चर्चिल सैंपल। ये रेडजेल की शिष्या थी और इन्होंने ये परिभाषा दी है, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। सैंपल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक भाग किस महाद्वीप में है? तो आप सभी को पता है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश एक तो है चीन और एक है भारत, और ये दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किन जगह पाई जाती है? मैदानों में, रेगिस्तानों में, ध्रुवों पर या पहाड़ों पर? तो उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है मैदानों पर, उच्च मैदानों पर, रेगिस्तान में, ध्रुवों पर, पहाड़ों पर। तो ये देखिए रेगिस्तान, ध्रुवों पर और पहाड़ों में यहाँ पर जनसंख्या, यहाँ पर जलवायु होती है प्रतिकूल, इसीलिए यहाँ पर मानव निवास अधिक देखने को नहीं मिलता है। और मैदानों में, समतल मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंख्या, समतल क्षेत्रों में यहाँ पर उपजाऊ जमीन होती है, खेती भी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है और जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। विश्व का सघन जनसंख्या क्षेत्र है पूर्वी एशिया, सहारा, साइबेरिया, अमेजोन। देखिए विश्व का सघन, सघन मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो सहारा ये मरुस्थल है, साइबेरिया ये ठंडा प्रदेश है, अमेजोन ये एक प्रकार का जंगल क्षेत्र है जहां पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है। जो ऑप्शन बी सी डी मीन सहारा, साइबेरिया, अमेजोन, ये तीनों प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं पाई जाती। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पूर्वी एशिया। नेक्स्ट, सघन जनसंख्या क्षेत्र का कारण है उपजाऊ भूमि, जल उपलब्धता, उद्योग। देखिए जनसंख्या अगर कहीं पर अधिक पाई जाती है तो उसके पीछे उपजाऊ भूमि बिल्कुल होनी चाहिए, जल की उपलब्धता जरूरी है क्योंकि जल बिना कल नहीं है, इसीलिए जल भी जरूरी है, और उद्योग होंगे तो रोजगार के अवसर भी वहां पर उपलब्ध होंगे। अतः जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों पर पाई जाएगी जहां पर ये सभी कारक मौजूद होंगे। तो आंसर हो जाता है डी। विरल जनसंख्या का कारण है कठोर जलवायु, रेगिस्तान, ठंडा क्षेत्र, सभी। विरल का मतलब होता है कम जनसंख्या। कम जनसंख्या अगर कहीं पाई जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण देखिए कठोर जलवायु बिल्कुल है, रेगिस्तान बिल्कुल है, ठंडा क्षेत्र। ये तीनों ही क्षेत्र कैसे हो गए? प्रतिकूल जलवायु वाले हो गए। प्रतिकूल जलवायु जहां पर मानव निवास आसानी से नहीं कर सकता, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा, और इस प्रतिकूल जलवायु के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास अत्यधिक नहीं करती है, इसलिए विरल जनसंख्या के कारण भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का विरल क्षेत्र है। देखिए विश्व का विरल क्षेत्र मतलब निम्न में से
कौन से स्थान पर या कौन से क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है? तो देखिए, गंगा का मैदान उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। और चीन और जापान देश का नाम हो गए, तो यहाँ पर चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और जापान में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो साइबेरिया जो है, साइबेरिया ये है एक ठंडा क्षेत्र है, अर्थात प्रतिकूल जलवायु वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबेरिया इज द करेक्ट। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात देश पाया जाता है रूस। निम्नलिखित देशों में से पाया जा रहा है, वैसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात लाटविया का होता है। लाटविया कहाँ होता है? लाटविया। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस देश में होता है? लाटविया में। तो लाटविया कौन से महाद्वीप में? रूस में, सॉरी रूस देश है, रूस में। ठीक है, तो अगर लाटविया दिया हुआ है तो ऑप्शन लाटविया इज करेक्ट, अगर रूस दिया हुआ है तो रूस भी सही माना जाएगा। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है? सबसे कम लिंगानुपात, देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिंगानुपात क्या होता है। तो पुरुष और स्त्री की मध्य जनसंख्या में अनुपात, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसे कहेंगे लिंगानुपात। और सबसे कम लिंगानुपात यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, यहां पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, जन्म दर या मृत्यु दर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे कहेंगे जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन बी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अमेरिका, भारत, चीन, रूस। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें और 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आंसर हो जाएगा बी। लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो भारत हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल पहले भारत जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 बन गया है। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखना, अगर भारत चीन दोनों दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ है कि वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है आयु संरचना, आय, जलवायु, उद्योग। तो आयु संरचना, आयु संरचना बी को दर्शाता है, आयु संरचना को। ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और भारत के अधिकतर गांवों में कृषि कार्य किया जाता है। इवन ये कह सकते हैं कि भारत के गांवों में कृषि कार्य ही किया जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि। तो ऑप्शन सी। जन्म दर अधिक होने से क्या होती है? जनसंख्या घटती है, जनसंख्या बढ़ती है, स्थिर होती है या समाप्त हो जाती है? तो देखिए जन्म दर अधिक हुई है तो जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी, स्थिर भी नहीं होगी और समाप्त भी नहीं होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं है तो कॉमन सेंस क्वेश्चन का आंसर है कि जनसंख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी जन्म दर अधिक होने से। प्रवास का मुख्य कारण क्या है? प्रवास का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर व्यक्ति शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा, और विवाह शादी के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं तो विवाह भी प्रवास का मुख्य कारण हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, मतलब अचानक वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? अचानक वृद्धि, तीव्र गति से, बिल्कुल तीव्र गति से बढ़ना, तीव्र गति से इंक्रीज होना, तीव्र गति से बढ़ना क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट। अगर यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है अचानक कमी होना, अचानक वृद्धि, स्थिरता या विनाश, तो ऑप्शन बी, अचानक से वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। साक्षरता दर सबसे अधिक किस देश में है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें भारत, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, शहरीकरण का अर्थ है गांव की वृद्धि, शहरों की वृद्धि, जंगल बढ़ना, खेती बढ़ना। तो देखिए बात की है शहरीकरण तो शहरों की वृद्धि होना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग। तो मैं यहां बताना चाहूंगा प्राथमिक क्रियाकलाप में ऑप्शन ए, उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप और बैंकिंग भी तृतीयक। ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बिल्कुल आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऑप्शन देंगे। देखिए समस्त प्रकार की कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है, समस्त प्राथमिक क्रियाकलाप में जितनी भी खेती हम पढ़ते हैं वो शामिल है, और व्यापार और बैंकिंग ये थर्ड टर्सरी सेक्टर में है,
और उद्योग सेकेंडरी द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। नेक्स्ट, द्वितीय क्रियाकलाप है खनन, उद्योग, कृषि, मत्स्य। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि खनन, कृषि और मत्स्य ये तीनों ही प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। किसके हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तो इसमें से हमारे पास बचकर निकल कर आता है उद्योग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन सा है? उद्योग। समस्त प्रकार के उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है खेती, खनन, परिवहन, लकड़ी काटना। तो मैं यहां बताना चाहूंगा खेती, खनन और लकड़ी काटना ये तीनों प्राथमिक के हैं। तो हमारे पास निकल कर क्या आता है? परिवहन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, परिवहन। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाकलाप? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सी, सेवा, व्यापार और संचार ये तीनों ही तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। सेवा उसे कहा जाता है कि जिसके बदले में आप किसी को नगद भुगतान करते हो। जैसे कि यदि आप बाल कटवाने जाते हो तो उस नाई को पैसे देते हो आप, उसके एवज में वो हमारे बाल काटता है। तो हमने उसको मूल्य दिया है, उसके बाद उसने अपनी सेवा प्रदान की है। तो समस्त प्रकार की सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो या कोचिंग जाते हो तो आप पहले फीस प्रदान करते हो, उसके बाद जो वहां पर शिक्षक हैं वो आपको अध्यापन कार्य करवाते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब वो सेवाएं प्रदान करते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपने क्या किया है? उनको फीस दी है। फीस मतलब मूल्य प्रदान किया है उनको। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर मापी जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर मापी जाती है प्रतिशत में। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में शामिल नहीं है। आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या। देखिए, मानव विकास सूचकांक आय पर निकाला जाता है, शिक्षा पर निकाला जाता है और जीवन प्रत्याशा पे, जनसंख्या पर नहीं निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अधिक जनसंख्या का प्रभाव है बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों पर दबाव या सभी। तो देखिए, जनसंख्या अधिक होगी तो बेरोजगारी अधिक होगी, गरीबी भी बढ़ेगी और संसाधनों पर भी दबाव आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? टोक्यो, दिल्ली, मुंबई, शंघाई। देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर तो मुंबई है, लेकिन यहाँ पूछा है विश्व का, और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से शहर है टोक्यो। टोक्यो जापान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया? टोक्यो। मानव बसावट के प्रकार है ग्रामीण, शहरी, दोनों, कोई नहीं। देखिए, मानव बसावट दोनों जगह हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है और शहरी क्षेत्रों में भी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या जलवायु जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। अनुकूल जलवायु में मानव निवास अधिक होता है, जबकि प्रतिकूल जलवायु में मानव रहना ही पसंद नहीं करता। स्थल रूप बिल्कुल है, मैदानी क्षेत्रों में मानव निवास करता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मानव निवास नहीं करता है। तो स्थल रूप भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जल सॉरी जल जल है तो कल है, ये कहावत आपने सुनी होगी। हर जगह ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जल है तो कल है। तो जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जल हमें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और खेती के लिए भी आवश्यक होता है, इसलिए जहाँ आसानी से जल प्राप्त हो जाता है वहाँ पर जनसंख्या आसानी से निवास करती है। तो ये सभी कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कृषि, उद्योग, सेवा, खनन। तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा गांवों में निवास करती है और गांव के अंतर्गत सबसे ज्यादा खेती कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए कृषि, रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कृषि है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव वाले सभी खेती करते हैं और खेती से ही उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है WHO, UNDP, यूनेस्को या IMF। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP और 1990 से लगातार जारी करता हुआ आ रहा है। प्रत्येक वर्ष UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है और यह मानव विकास रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर यह नीति आयोग जारी करता है। कौन करता है? नीति आयोग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। जबकि विश्व में कौन कर रहा है? UNDP। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में शहरी जनसंख्या लगभग है
देखिए भारत में शहरी जनसंख्या हमने पूछा है लगभग, यहाँ देखिए शब्द पर जाइए लगभग, तो 10%, 20, 30, 70, तो शहरी जनसंख्या लगभग 30%। एग्जैक्ट बात करें तो 31.2%, 31.2% भारत के अंदर लोग शहर में रहते हैं, 31.2% लोग शहर में रहते हैं और शेष जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो 31 किसके लगभग है, 30 के, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। याद रखिए 31.2। उच्च जन्म दर प्लस निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर प्लस निम्न मृत्यु दर बराबर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी या जनसंख्या में कमी होगी या स्थिरता होगी या शून्य होगी। तो देखिए यहां पर आप देखिए जन्म दर कैसी है, उच्च, और मृत्यु दर कैसी है, निम्न। तो क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं कि मान लो जन्म लेने वालों की संख्या है 10 और मरने वालों की संख्या है 3, तो क्या हुआ, जनसंख्या 7, तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, 7, तो जनसंख्या वृद्धि होगी ना कि कमी, ना कि कमी, क्योंकि मरने वाले कम है और जन्म लेने वाले ज्यादा हैं, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि होगी। विकसित देश की पहचान है कम एचडीआई, अधिक एचडीआई, अधिक मृत्यु, कम शिक्षा। तो देखिए विकसित देश वही होता है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अधिक होता है, अधिक एचडीआई होता है। एचडीआई का मान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो 0 से 1 के मध्य निकाला जाता है, और यदि कोई देश जिसका मान 1 के पास होता है, 1 के पास होता है, तो वह विकसित होता है, डेवलप कंट्री होता है ना। और यदि कोई भी देश जिसका मान 0 के समीप होगा, 0 के आसपास होगा, तो वह कम विकसित होगा, विकास ये कह सकते हैं अविकसित होगा। और 0.5 के आसपास होगा, 0.5 के आसपास होगा, वह देश मध्यम प्रकार का होगा, जैसे कि भारत। भारत विकासशील राष्ट्र है जिसका एचडीआई 0.6 के आसपास है, 0.6 के आसपास है, तो भारत मध्यम प्रकार का है, ना विकसित है ना अविकसित है, मध्यम प्रकार विकासशील राष्ट्र है। तो यहां पर विकसित देश की पहचान क्या है, अधिक एचडीआई का होना। भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में, जबकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, और प्रत्येक 10 सालों के बाद, प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर यह जनगणना होती आई है। लेकिन पहली बार जो जनगणना 2021 में होनी थी वह कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई, और वर्तमान में 2026-27 में यह जनगणना होनी है। तो पहली बार जो हर प्रत्येक 10 सालों के अंतराल पर यह जनगणना होती थी, वह पहली बार कोरोना के कारण से लेट होगी, है ना। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस था प्रत्येक 10 साल वाला वह टूट जाता है। तो भारत की पहली जनगणना 1872, और भारत की पहली जनगणना 1872, और 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना हुई है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ध्यान रखना, पहली पूर्ण जनगणना या संपूर्ण जनगणना 1881। लिंगानुपात का अर्थ होता है पुरुष संख्या, महिला संख्या प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या या जन्म दर। तो लिंगानुपात का अर्थ होता है, देखिए लिंग का अनुपात, क्वेश्चन में आ रहा है लिंग का अनुपात, और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, महिला और पुरुष के बीच की संख्या का अनुपात, है ना, लिंग का अनुपात। लिंग क्या होते हैं, पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या कहलाता है, लिंगानुपात। इसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक हैं बेरोजगारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सभी। देखिए प्रवास मैंने आपको बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब कोई व्यक्ति इस स्थान से, कोई व्यक्ति ए कोई रह रहा है, ये यहां क्यों जाएगा, अगर इस ए स्थान पर बेरोजगारी आ जाएगी तो जाएगा, अगर ए स्थान पर कोई युद्ध हो गया तो जाएगा, या कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो व्यक्ति मजबूर होगा बी स्थान पर जाने के लिए। तो ये सभी कारक क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्षक कारक कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। खनन है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप या चतुर्थक। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले के एक ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर आया था, और मैंने वहां एक्सप्लेन किया था कि खनन कौन से क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 48 होता है आपके लिए होमवर्क, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, और उम्मीद है कि आप इसमें किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करेंगे और सभी ईमानदारी से आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन पर जाएं और आंसर देखें उसके बाद कमेंट करें। पूर्ण तरह ईमानदार
अपने आप को ईमानदार बनाते हुए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उद्योग है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम क्या है उद्योग? कौन से क्रियाकलाप में आता है उद्योग? प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है या पंचक में आता है? इसका आंसर भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में दे दिया है, तो आप ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर भी मुझे देंगे। बैंकिंग क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण होता है बैंकिंग क्षेत्र। मानव विकास का उद्देश्य है आय बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, शिक्षा देना, सभी। तो देखिए मानव विकास तभी होगा जब उसकी आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा और उसको शिक्षा मिलेगी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये सभी मानव विकास के उद्देश्य हैं। मानव भूगोल की प्रकृति है वैज्ञानिक, सामाजिक, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर भी वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों है। विश्व की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो मैंने आपको बताया जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो देखिए एशिया में तो सबसे ज्यादा है, यूरोप में भी लोग रहते हैं, अफ्रीका में भी। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक प्रतिकूल जलवायु वाला क्षेत्र है। कैसा है? प्रतिकूल जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मानव निवास नहीं पाया जाता है, केवल देशों के यहाँ पर शोध स्टेशन बने हुए हैं जहां पर वैज्ञानिक जाकर शोध करते हैं। तो यहाँ पर मानव की जनसंख्या निवास नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि अनेक देशों से जाकर जो साइंटिस्ट हैं वहां पर रिसर्च करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। तो सी अंटार्कटिका इज द करेक्ट। जनसंख्या वितरण असमान होने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वितरण असमान होने का मुख्य कारण क्या है? जलवायु, संसाधन, स्थल रूप, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? हम इसका क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि जनसंख्या वितरण के कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु भी है, संसाधन भी है और स्थल रूप भी है। ये सभी कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, और जब ये कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं तभी तो जनसंख्या एक स्थान पर अधिक पाई जाती है, तो किसी स्थान पर अधिक नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है। जैसे बात करें भारत के अंदर पश्चिमी भारत की, जहां राजस्थान है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि उत्तर पूर्वी मैदान जो बिल्कुल समतल क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। वहां पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, जो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। जबकि उसके विपरीत सिक्किम, जो सबसे कम राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, वो क्यों है? क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये सभी कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्यशील आयु वर्ग माना जाता है 0 से 14, 15 से 59, 60 प्लस, 10 से 20। कार्यशील आयु वर्ग, तो देखो 0 से 14 में तो आते हैं बच्चे, और बच्चे किसी प्रकार का कार्यशील नहीं होते। इस उम्र में सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। 60 प्लस में आते हैं वृद्ध। 60 प्लस में आते हैं वृद्ध, जो जो भी कार्य करते थे उससे वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, अब लगभग वो काम नहीं करते। 10 से 20 साल की उम्र में भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, किशोर अवस्था का काल कहलाता है ये, इस समय भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो हमारे पास निकल के आता है 15 से 59। 15 से 59 जो एज ग्रुप है उसे हम कार्यशील मानते हैं, 15 से 59। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कार्यशील आयु वर्ग माना जाता है तो 15 साल से 59 साल। नेक्स्ट, प्रवास का आकर्षक कारक है रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन, सभी। तो देखिए प्रवास का आकर्षक, ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रवास को आकर्षण करते हैं कि आइए आप। देखिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये कोई स्थान है और ये कोई स्थान है। अब इस ऑप्शन बी के पास ऐसे क्या है जो यहां से लोग यहां आना पसंद करेंगे? तो देखिए ये रोजगार उपलब्ध कराता है, शिक्षा उपलब्ध कराता है और बेहतर जीवन उपलब्ध कराता है, जो कि ये ए स्थान नहीं उपलब्ध कराता है। तो इस बी स्थान के पास रोजगार है, शिक्षा है, बेहतर जीवन है। तो ये सभी कारक कौन से हुए? आकर्षक हैं, जो दूर से ही लोगों को आकर्षित करते हैं कि आइए आप, यहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बेहतर जीवन मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। द्वितीय क्रियाकलाप का उद्देश्य है उत्पादन, सेवा, परिवहन, शिक्षा। द्वितीय क्रियाकलाप का उद्देश्य है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप जुड़ा है खेती से, खनन से, व्यापार से या ज्ञान से? तो ज्ञान से। चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान से जुड़ा हुआ है। सेवा क्षेत्र का विकास दर्शाता है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र क्या दर्शाता है? ये क्या शो करता है हमें? पिछड़ापन, विकास, गरीबी या अस्थिरता? तो यदि सेवा क्षेत्र का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। तो सेवा क्षेत्र क्या दर्शाता है? विकास को दर्शाता है।
मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी कौन सी है? उच्चम, मध्यम, निम्न, शून्य। अभी मैंने बताया था कि मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है, और जो देश 0 के पास होता है वो अविकसित होता है, और 1 के पास होता है वो क्या होता है? विकसित होता है। और भारत 0.6 में आता है, तो भारत का मानव विकास सूचकांक की श्रेणी कौन सी हुई? मध्यम। तो ऑप्शन बी, क्योंकि भारत विकासशील राष्ट्रों में भी आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मानव भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, और इस मानव भूगोल का अंतिम लक्ष्य होगा मानव कल्याण। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मानव विकास सूचकांक किस वर्ष शुरू हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, और लगातार 1990 से जारी करता हुआ आ रहा है। प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और भारत में यह रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। कौन सा आयोग जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। एचडीआई किसने विकसित किया? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, या दोनों? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अमर्त्य सेन भारत से हैं, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान से हैं, और इन दोनों ने मिलकर ही एचडीआई विकसित किया है, जिसके लिए 3 आधार चाहिए: आय, स्वास्थ्य, आय, स्वास्थ्य और साक्षरता। ये 3 आधार चाहिए, जिसके और इन तीनों आधार पर अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने एचडीआई को विकसित किया। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कौन से क्रियाकलाप में आती है? प्राथमिक, चतुर्थक, द्वितीयक, कृषि। देखिए, ज्ञान आधारित क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ देना है, पूरी ईमानदारी के साथ, है ना, अपने आप से बेईमानी ना करते हुए। आपको जो मैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कह रहा हूं, उनका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। तो 64 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, लंदन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जेनेवा। पर्यटन उद्योग है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि। तो पर्यटन उद्योग है तृतीयक। पर्यटन कौन सा है? तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। पर्यटन यहां पर आया है तो मैं आपको बता देता हूं, एक पर्यटन और आता है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, चिकित्सा पर्यटन। पर्यटन क्या होता है? मनोरंजन के उद्देश्य से जब हम कहीं जाते हैं तो उसे कहा जाता है पर्यटन। मनोरंजन के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं तो एक नया कंसेप्ट आता है चिकित्सा पर्यटन। तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? चिकित्सा के उद्देश्य से जब हम कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। अब देखिए, चिकित्सा के उद्देश्य से जा रहे हैं और पर्यटन मनोरंजन के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो हमें पर्यटक स्थलों को देखने के लिए सेवा का भुगतान करना होगा। तो सेवा का भुगतान कौन से क्षेत्र में करना होता है? तृतीय क्रियाकलाप में। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। विश्व व्यापार का प्रमुख मार्ग है। विश्व व्यापार सबसे ज्यादा किस के माध्यम से किया जाता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी अटलांटिक है वह विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा अटलांटिक, और उत्तरी अटलांटिक विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट, सतत विकास का अर्थ है। ध्यान रखिए, सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें हम वर्तमान के साथ साथ भविष्य की चिंता करते हैं। तो वर्तमान और भविष्य। सतत विकास की परिभाषा होती है कि हमें संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, ताकि शेष बचे हुए संसाधनों का उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी कर सके। और आने वाली पीढ़ी का मतलब है भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। और हमें संसाधनों का उतना प्रयोग करना चाहिए जितनी की जरूरत है। तो वह किस में आ जाएगा? वर्तमान। तो वर्तमान प्लस भविष्य का संतुलन बनाने का जो एक शब्द है वह है सतत विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान प्लस भविष्य का संतुलन। सबसे सस्ता परिवहन माध्यम है? वायु, सड़क, रेल, जल। तो देखिए, सबसे सस्ता परिवहन माध्यम है जल। महाद्वीपों को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग कहलाता है? समुद्री मार्ग, सड़क, रेल, पाइपलाइन। महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने वाला व्यापार मार्ग क्या कहलाता है? समुद्री मार्ग, सड़क, रेल, या व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सभी समुद्र कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं, महाद्वीपों के साथ जुड़े हुए हैं, और समुद्रों के माध्यम से ही, समुद्री मार्गों के माध्यम से ही इन महाद्वीपों के मध्य व्यापार किया जाता है। क्योंकि अमेरिका से यूरोप सड़क नहीं जा सकती, रेल भी नहीं जा सकती, और पाइपलाइन भी नहीं बिछा सकते। तो वहां केवल समुद्री मार्ग के माध्यम से ही व्यापार संभव है।
तो महाद्वीपों को जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाता है? समुद्री मार्ग। जैसे भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको व्यापार करने के लिए आपको समुद्री मार्ग ही अपनाना होगा, या अमेरिका से भारत कोई माल है ना व्यापार करना हो और कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाना हो तो हमें समुद्र का ही सहारा लेना होगा। तो महाद्वीपों को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग क्या कहलाता है? समुद्री मार्ग। देखिए क्वेश्चन आ गया, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उत्तरी अटलांटिक मार्ग, तो यहां पर उत्तरी अटलांटिक तो नहीं दिया हुआ लेकिन अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से, अरब सागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत से और काला सागर को कैस्पियन से। तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। किसको जोड़ती है? लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, जिसमें इस वर्तमान में मिस्र का अधिकार है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ऑप्शन ए। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक प्रशांत, हिंद प्रशांत, लाल सागर और भूमध्य सागर और अरब सागर और अटलांटिक महासागर। तो पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पाइपलाइन से परिवहन होता है अनाज, कोयला, तेल व गैस और मशीन। तो पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थों का और गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। पाइपलाइन के माध्यम से अनाज, कोयला, तेल व गैस, मशीन में से तेल व गैस का परिवहन होता है, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से पाइपलाइन गोल अपने तरल एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है। जैसे कि पानी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी क्या हो गया? तरल पदार्थ हो गया। उसी प्रकार से तेल को, गैस को पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइनों का उपयोग करते हैं। आजकल जो मल्टी स्टोरेज फ्लैट होते हैं उसमें भी नीचे हम पाइपलाइन, गैस के पाइपलाइन के माध्यम से ऊपर तक गैस पहुंचाई जाती है, ताकि जो सिलेंडर है उनको ऊपर से नीचे लाने में कठिनाई ना हो। तो उन्होंने आसान बनाने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से गैस को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो पाइपलाइन से परिवहन कैसे होता है? तेल व गैस। वायु परिवहन उपयुक्त है भारी माल, सस्ते माल, शीघ्र व मूल्यवान वस्तु, कोयला। तो देखिए वायु परिवहन में भारी माल नहीं ले जा सकते, सस्ता माल, क्योंकि वायु परिवहन महंगा होता है, और कोयला इसके माध्यम से नहीं लेके ले जा सकते। तो इसमें हमें शीघ्र व मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन करना होता है, ताकि वह वस्तु यदि खराब जल्दी होती है तो उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए हमें वायु परिवहन का प्रयोग करना होगा, और कुछ महंगी वस्तुओं को, मूल्यवान वस्तुओं को पहुंचाने के लिए भी हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी। व्यापार संतुलन का अर्थ है निर्यात अधिक हो आयात से। जो ये निशान दिया हुआ है इसका मतलब है ज्यादा, इस निशान का मतलब है निर्यात अधिक होना। आयात निर्यात के मध्य का अंतर, निर्यात बराबर आयात या व्यापार बंद। तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है आयात निर्यात के मध्य का अंतर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए कि आयात निर्यात का मध्य का अंतर क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। सकारात्मक व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। सकारात्मक व्यापार संतुलन होता है जिसमें निर्यात अधिक होता है। क्या होता है? निर्यात अधिक होता है, वह सकारात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि निर्यात कम हुआ तो वह नकारात्मक व्यापार संतुलन होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सकारात्मक व्यापार संतुलन क्या होता है? निर्यात अधिक होता है, उसमें उसे सकारात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बंदरगाह के कार्य कौन कौन से होते हैं? भंडारण होता है, आयात निर्यात होता है या परिवहन होता है? तो देखिए बंदरगाह भंडारण की सुविधा प्रदान करता है, आयात निर्यात के लिए हमें वो जगह प्रोवाइड करता है, या किसी देश को आयात करने के लिए, किसी देश को निर्यात करने के लिए, किसी देश से आयात करने के लिए हमें जगह प्रोवाइड कराता है, और परिवहन की सुविधा प्रदान कराता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? बिना रोक व्यापार, कर लगाना, आयात रोकना या निर्यात पर रोक लगाना। तो ऑप्शन ए बिना रोक के व्यापार, हम कह सकते हैं बिना टैक्स के व्यापार, मुक्त व्यापार कहलाता है, बिना रोक व्यापार। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है 1995 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में, और डब्ल्यूटीओ व्यापार से संबंधित जो नियम है उनको आसान करता है और व्यापार में आए अवरोधों को दूर करने का कार्य करता है। डब्ल्यूटीओ व्यापार में आए अवरोधों को दूर करता है और व्यापार संबंधी नियमों को बनाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने ये पढ़ लिया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से,
बीजिंग को टोक्यो से, लंदन को पेरिस से या सिडनी को पर्थ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। लेकिन मास्को से नहीं जाता, ये जोड़ता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। अगर इसमें पिट्सबर्ग होता तो भी सही होता, लेकिन अभी भी ऑप्शन सही है, क्योंकि मास्को से व्लादिवोस्टॉक, क्योंकि इसका एक छोर पिट्सबर्ग से जाता है और दूसरा छोर व्लादिवोस्टॉक तक है। तो ऑप्शन ए भी सही है अभी भी, लेकिन अगर पिट्सबर्ग होता तो पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक भी सही होता। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 9,322 किलोमीटर है। कितनी है? 9,322 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा है और 9,322 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है? अभी अभी मैंने बताया, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कनाडाई ट्रांस रेल मार्ग जोड़ता है टोरंटो को वैंकूवर से, मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से, न्यूयॉर्क को शिकागो से या ओटावा को क्यूबेक से। तो इसका आंसर हो जाएगा टोरंटो को वैंकूवर से। ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाती है, कनाडा की आर्थिक धमनी, नाम में ही आ रखा है कनाडा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, कनाडाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यदि इसमें कनाडाई शब्द नहीं आएगा तब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी कि कौन सा मार्ग कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। तो याद रखिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ये कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किस देश की आर्थिक धमनी कहलाता है। तो आप आंसर हो जाएगा कनाडा। यहां हमने पूछा है कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। निम्न लिंगानुपात का मुख्य कारण है महिला प्रवास, पुरुष प्रधान समाज, लिंग भेदभाव या सभी। देखिए, निम्न लिंगानुपात मतलब स्त्रियों की संख्या का कम होना। तो महिला का प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर महिलाओं का चला जाना, वहां पर महिलाएं कम हो जाएंगी। पुरुष प्रधान समाज, जो वर्तमान समाज की सोच है कि पुरुष प्रधान समाज होता है, ये भी एक निम्न लिंगानुपात के मुख्य कारण है। और लिंग भेदभाव, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक लिंग भेदभाव किया जाता है। कहने की बात है कि माता पिता लिंग भेदभाव नहीं करते, जेंडर में कोई भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन घर में लिंग भेदभाव की शुरुआत घर से ही होती है। जैसे कि बेटों को बोलते हैं, बेटा रात को अगर घूम कर आ रहा है 9-10 बजे तक तो बेटे को वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बेटी शाम को 7 साढ़े 7 बजे भी घर वापस आती है तो घर वाले कहना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उन्होंने बेटे को कभी नहीं टोका। घर के सारे काम बेटी करती है, बेटा कुछ नहीं करता, बेटा राजा बेटा बन के रहता है। यहाँ भी लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, लिंग भेदभाव की शुरुआत हमेशा घर से होती है। तो निम्न लिंगानुपात का मुख्य कारण हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नवनियतिवाद किसके बीच संतुलन पर जोर देता है? तो मैंने बताया नियतिवाद प्रकृति और मनुष्य, और प्रकृति और मनुष्य जब दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, दोनों संतुलित हो जाएंगे, तो वह कहलाएगा नवनियतिवाद। तो वह कहलाएगा नवनियतिवाद। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख रेल मार्ग जोड़ता है। देखो, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी है, और ये किस किस को जोड़ता है? सिडनी को पर्थ से, सिडनी को मेलबर्न से, ब्रिस्बेन को पर्थ से या डार्विन को सिडनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिडनी को पर्थ से। नवनियतिवाद का उद्देश्य है प्रकृति पर विजय, प्रकृति से संघर्ष, प्रकृति से सामंजस्य या प्रकृति की उपेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति से सामंजस्य बनाना। प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी में। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप। प्रकृति में पाए जाने वाला कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना, और मूल्यवान बनाने का मतलब है विनिर्माण करना। क्या करना? विनिर्माण करना। और विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त कच्चे मालों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना देता है, वह द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, क्योंकि ये विनिर्माण उद्योग है। कौन सा उद्योग है? विनिर्माण उद्योग है। जो प्रकृति के अंदर कच्चे माल पाए जा रहे हैं उन्हें उन्हें उपयोग करके उनका मूल्य बढ़ा देता है, उनका मूल्य बढ़ा देता है। मतलब किसी न किसी प्रकार का उद्योग उसने स्थान ले लिया है, और समस्त प्रकार के उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए
कच्चे माल का उत्पादन करता है? उपभोक्ता उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। तो निम्न में से कौन सा, देखिए एक प्रकार अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, तो वह कराता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो दूसरे उद्योगों को लगाने में सहायता करता है, तो आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग कहते किसको, जो दूसरे उद्योगों को लगाने में सहायता करता है। यदि जैसे लोहा उद्योग है, अगर हमें लोहा उद्योग, हमें कोई दूसरा उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री में मशीनें लगानी है, तो मशीनों के लिए लोहा कहाँ से आएगा, लोहा उद्योग से आएगा। तो लोहा एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आधारभूत उद्योग। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत, जापान, अमेरिका या जर्मनी? तो ध्यान रखना, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को के समीप। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को के समीप। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक या चतुर्थक? तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्केबल है, क्योंकि स्वर्ण कॉलर जो हैं वे पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। कौन से में आते हैं? पंचम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हमें आंसर देना चाहें तो चतुर्थक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत माना जाएगा, क्योंकि स्वर्ण कॉलर, गोल्डन कॉलर के जो क्रियाकलाप हैं वे पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। प्राथमिक जो क्षेत्र है उनकी कॉलर होती है रेड, उनकी होती है रेड। द्वितीयक की होती है ब्लू, द्वितीयक की होती है ब्लू। तृतीयक की होती है पिंक, क्या होती है? पिंक है ना। और चतुर्थक, जो चतुर्थक है उसकी होती है सफेद, क्या होती है? सफेद। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से क्रियाकलाप का कौन सा कलर होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, प्राथमिक का होता है लाल, रेड कॉलर, इसका होता है नीला। तृतीयक का होगा गुलाबी, है ना, गुलाबी, या कह सकते हैं पिंक। और चतुर्थक का होता है सफेद कॉलर, सफेद। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के रेड कॉलर, द्वितीय क्रियाकलाप के ब्लू कॉलर, तृतीय क्रियाकलाप के पिंक कॉलर और चतुर्थक श्रेणी के सफेद कॉलर के श्रमिक कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आपकी नोटबुक में आप नोट कर सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र के लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, द्वितीय के नीले कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के गुलाबी कॉलर श्रमिक कहलाते हैं और चतुर्थक क्षेत्र के सफेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्ण कॉलर जो हैं वो पंचम में आएंगे। किसमें आएंगे? पंचम क्रियाकलाप स्वर्ण कॉलर कहलाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफी, रबर, गेहूं? नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, नहीं है। आपको ये इस पर ध्यान देना है कि नहीं पूछा है या पूछा है। सॉरी, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफी, रबर, गेहूं? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र सघन बसा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? वहां पर जनसंख्या अधिक है। क्यों है जनसंख्या अधिक? तो उपजाऊ कृषि भूमि है, विकसित उद्योग और बंदरगाह है, या घने वन है, या खनिज संसाधन अधिक है? तो देखिए, बात की है कोबे ओसाका क्षेत्र की। कोबे ओसाका क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकसित औद्योगिक और बंदरगाह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, कहाँ से होकर जाता है? अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, प्रशांत महासागर से होकर जाता है, भूमध्य सागर और हिंद महासागर से जाता है, या आर्कटिक महासागर से जाता है? तो ध्यान रखिए, यह जाता है भूमध्य सागर और हिंद महासागर से, भूमध्य सागर और हिंद महासागर से। 98, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम, ध्यान रखिए, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कार्यक्रम चलाया गया गंगा की सफाई के लिए, नमामि गंगे। जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था किससे संबंधित है? तो जनसंख्या संक्रमण की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें पहली अवस्था का संबंध किससे है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, या निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर? तो देखिए, जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था का संबंध, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च पाई जाती हैं, दोनों ही उच्च पाई जाती हैं। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर लगभग स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अपस्थिति को प्रभावित करता है?
इसे आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कच्चा माल भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, ऊर्जा भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, और परिवहन के साधन भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए, आपके लिए मैं 100 से भी अधिक क्वेश्चन एक ही किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से लेकर आया हूं, और ये जो क्वेश्चन है, मैं पूरी तरह से दावा तो नहीं करूंगा कि आपको इनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ये आपकी जो तैयारी है उसको एक मजबूत बेस प्रदान करेंगे और आपको उस किताब को समझने में सहायता प्रदान करेंगे कि हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। या तो आप उस किताब को पढ़कर यहाँ आइए, या इन क्वेश्चंस के जाने के बाद किताब को देखना और क्वेश्चन देखना कि क्या ये क्वेश्चंस उस किताब में दिए हुए हैं या नहीं है। आपकी तैयारी को आपकी तैयारी को एक अलग आयाम देने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता होती है, और जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सभी एग्जाम्स का आधार एनसीईआरटी ही होता है। आप एनसीईआरटी के आधार पर किसी क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो और उन्हें एनसीईआरटी को ही मानते हुए उसे उस आंसर को सही करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक है, और उसी के लिए मैं एक ही किताब के ज़्यादातर एमसीक्यू मेरी तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकते हैं मैं आपके समक्ष ले आया हूं। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 101वां क्वेश्चन। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? भारत, डेनमार्क, अमेरिका, चीन। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपको बता चुका हूं, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, इसका आंसर आप मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? देखिए, पाइपलाइन मैंने आपको बताया था, पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थों का परिवहन किया जाता है, जिसमें तेल भी आ जाता है और गैस भी आ जाती है। तेल भी आ जाता है और गैस भी आ जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बिग इंच पाइपलाइन की, बिग इंच पाइपलाइन की, जिसके माध्यम से पेट्रोलियम जिसके माध्यम से पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ध्यान रखना, बिग इंच पाइपलाइन टेक्सास प्रदेश में बिछाई गई थी, और ये उस समय लगभग 1940 के आसपास ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये बहुत उपयोगी साबित हुई थी। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, कच्चे तेल का परिवहन किया जा सकता है, तेल भी आ सकता है, तो तेल भी सही माना जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस कनाडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस या यूरोस्टर। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। आरंभिक उपनिवेश युग में मानव भूगोल में किस उपागम का प्रयोग किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी। इसका ऑप्शन हो जाता है डी। ध्यान रखना, आरंभिक उपनिवेश युग में मानव भूगोल में किस उपागम का प्रयोग किया गया? अन्वेषण और विवरण का। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कॉलखोज, रेंच, एस्टेट या प्लांटेशन। तो रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कॉलखोज। इसको कहते हैं हम यूएसएसआर। यूएसएसआर में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कॉलखोज। तो इसका आंसर कॉलखोज करेक्ट हो जाता है। किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य की आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? तो इसका आंसर होगा माल्थस। इसका आंसर होगा माल्थस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, माल्थस। प्राचीन समय में रेशम मार्ग किन देशों के बीच स्थित है? तो प्राचीन समय में रेशम मार्ग जिसके माध्यम से रेशम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, जो कि चीन और रोम इटली की राजधानी रोम, चीन और रोम को जोड़ता था। इसके माध्यम से सिल्क और चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार किया जाता था। तो चीन और रोम सिल्क मार्ग से जुड़े हुए थे। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? हृदय रोग हो सकता है, सुनने की समस्या हो सकती है, श्वसन रोग हो सकता है। तो उपयुक्त सभी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? देखिए, पूछा क्या है, भौगोलिक कारक नहीं है। जलवायु भौगोलिक कारक है, भू आकृतिक भौगोलिक कारक है, मिट्टी की उपजाऊपन भौगोलिक कारक है, नगरीकरण
नगरों की संख्या में बढ़ना, ये भौगोलिक कारक नहीं है। ये कौन सा कारक है? आर्थिक कारक। औद्योगिकरण और नगरीकरण ये दोनों ये औद्योगिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रवास का अपकर्ष कारक है युद्ध और अकाल, बेरोजगारी, बेहतर रोजगार और सुविधाएं, प्राकृतिक आपदा। देखिए पुल कारक है, पुल मतलब अपनी ओर खींचने, आकर्षक, इसके एक दूसरे भाषा कह सकते हैं आकर्षक कारक है। तो आकर्षक कारक है। युद्ध और अकाल में तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करेगा, बेरोजगारी में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्राकृतिक आपदा में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो बेहतर रोजगार और सुविधाएं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या है? जो आपको भेजेगा कि आप जाइए यहाँ से, तो क्या है? रोजगार की कमी, बेहतर शिक्षा के अवसर, उच्च वेतन वाली नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रतिकर्ष कारक कौन सा है? आपको मजबूर करेगा कि आप यहाँ से जाइए, तो वह है रोजगार की कमी, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है और आप यदि दूसरे स्थान पर जाओगे तो आपको रोजगार मिल सकता है। तो यह प्रवास का प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां उगाते हैं उस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? वानिकी, बागवानी, बायोटेक या शुष्क कृषि? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि। निम्न में से कौन सा प्रदूषण स्थान विशेष होता है? देखिए लोकेशन स्पेसिफिक, ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है जो लोकेशन स्पेसिफिक होता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या प्रकाश प्रदूषण? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, हमारे कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, जो हमारे कानों को अप्रिय लगे। नल से टपकने वाला पानी जो टप 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 करते हुए भी टपकता है, वह भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि वह हमारे कानों को अप्रिय लगता है। जबकि तेज आवाज में बजने वाला डीजे हमें आनंददायक होता है, क्योंकि वह हमारे कानों को प्रिय लगती है। ऐसा नहीं कि तेज बजने वाली चीजें ही ध्वनि प्रदूषण करती हैं, लेकिन हमें प्रिय लग रही है, मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण स्थान विशेष होता है। आप जिस जगह रह रहे हैं, अगर वहां पर डीजे बजा, तो वहां पर डीजे बजा या कोई भी हॉर्न बजाते हुए साधन निकल रहे हैं, तो मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अगर आप किसी स्थान पर चले जाओ, वहां बिल्कुल शांति है, वहां पर किसी भी प्रकार का आवाजें नहीं है, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, तो वहां ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो ध्वनि प्रदूषण लोकेशन स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र किस देश में है? सबसे उसका आंसर होगा अमेरिका। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो रेल तंत्र है, विस्तृत रेल तंत्र, वो अमेरिका में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117, समय के दो अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो अंतराल के बीच क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या घनत्व नहीं होगा, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या का कम होना या बढ़ना, क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वोल्गा जलमार्ग किस देश में स्थित है? रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट, देखिए सामरिक दृष्टि से जो हमारे बॉर्डर पर है, वहां पर सड़क बनाने का काम कौन करता है? तो ब्यूरो। कौन करता है? ब्यूरो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ब्यूरो। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? प्लांटेशन, कॉलखोज, फेजेंडा या एस्टेट? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, मतलब ज्ञान आधारित बात कर रहा है, ज्ञान आधारित। और ज्ञान आधारित हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होता है। ज्ञान आधारित उद्योग कौन सा होता है? चतुर्थक क्रियाकलाप। और उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को हम चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किसका संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है? जो मूल्य सापेक्ष होता है, विकास, वृद्धि, संबल या उपयोग में से कोई नहीं। विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास। विकास हमेशा गुणात्मक होगा, विकास हमेशा गुणात्मक होगा और मूल्य सापेक्ष होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में जनसंख्या का वितरण सबसे घना किस क्षेत्र में है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो देखिए, भारत के अनुकूल जलवायु क्षेत्र होगा, वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या मिलेगी। तो रेगिस्तान प्रतिकूल जलवायु वाला क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र भी प्रतिकूल जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है। हिमालय क्षेत्र जो है वहां पर
प्रतिकूल जलवायु देखने को मिलती है, ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, और वैसे भी जो मानव निवास है वह समतल मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करता है। तो गंगा यमुना का मैदान जो उपजाऊ भी है, तो यहाँ पर खेती की भी समस्या नहीं होती, समतल मैदान है, जल की उपलब्धता है, मिट्टी उपजाऊ है। तो इस प्रकार से भारत का जनसंख्या का वितरण सबसे घना गंगा यमुना का मैदान है। और वैसे भी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का मैदान में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात लगभग क्या है? देखिए यहाँ पूछा है, आप इस क्वेश्चन को देख कर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी, ये देखिए ग्रामीण और शहरी, कई बार जो ऑप्शन में शहरी और ग्रामीण, पहले ऑप्शन में ग्रामीण, जैसे कि ग्रामीण लगभग, इसका ऑप्शन पहले मैं आंसर बता देता हूँ। ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात लगभग ऑप्शन 70% ग्रामीण और 30% शहरी है। लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और 30% शहरों में निवास करती है। लेकिन कई बार ऑप्शन मिलता है 30:70 और हम उसको सही मान लेते हैं, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले ग्रामीण। तो सबसे पहले वो ग्रामीण हमें देखना होगा कि ग्रामीण पहले आएगा, मतलब 70 पहले आएगा। यहाँ तो ऑप्शन आपको सीधा मिला हुआ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार एग्जामिनर इसको घुमा देता है और ग्रामीण की जगह यहाँ शहरी का अनुपात दे देगा, पहले 30 उसके बाद 70। तो हमने क्या पढ़ रखा है, 30-70 का अनुपात है, सही है। जल्दबाजी में हम आंसर को, ओवर कॉन्फिडेंट में आकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जबकि यहाँ हम देखते नहीं है कि सबसे पहले क्या पूछा है, ग्रामीण पूछा है या शहरी पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70% ग्रामीण और 30% शहरी। देखिए मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं और उम्मीद है आपने पूरे क्वेश्चन आपने देखे होंगे और सॉल्व भी किए होंगे और देखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब का। लगभग मैंने यहाँ पर पूरे चैप्टर कवर करने की कोशिश की है जो वर्तमान में 12th क्लास के अंतर्गत चैप्टर चलते हैं। पुरानी किताबों में हो सकता है आपको अलग चैप्टर्स देखने को मिल जाए, लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं ये वर्तमान में जो 12th क्लास है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं और वहाँ से 125 MCQ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। भारत और चीन ये दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी एशिया है। देखिए मैं आपके सामने 125 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैंने ये 125 क्वेश्चन बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। तो मैं आपका पूरा समर्थन और पूरा साथ चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे ये विश्वास आए कि आप मेरे साथ हो, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने दूसरी किताब जो 12th क्लास में चलती है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित MCQ भी लाऊं। तो देखते रहिए के सर ज्योग्राफी 0 से रैंक तक। आपका साथ और प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।